हाय बच्चा लोग, गुड इवनिंग। आशा है कि तुम लोगों का एग्जाम अच्छा से जा रहा है। अब हम केमिस्ट्री का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं बच्चा लोग को ऑब्जेक्टिव में कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर दोनों का ध्यान रखते हुए 5 नंबर का भी दो तीन तो पूछता ही है। तो 3 4 के आसपास गेस करें, जिसमें 2 या 3 कन्फर्म है, आज ही आ ही जाएगा। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ना ज़्यादा लोड लेना है। रिस्क तो लेना है लेकिन लोड नहीं लेना है। तो हम पहला देखते हैं। पूछेगा 2 नंबर में, पूछेगा कि खनिज क्या है, उदाहरण सहित लिखे। 2 नंबर में पूछ सकता है, तो क्या होगा? तो हम लिखेंगे खनिज के लिए क्या लिखेंगे? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला वह विशिष्ट रासायनिक पदार्थ जो पृथ्वी की ऊपरी परत के नीचे अर्थ क्रस्ट में मुक्त या संयुक्त अवस्था के रूप में पाया जाता है, उसे खनिज कहते हैं। अंग्रेजी नहीं लिखना है, जो हिंदी लिखना है उसी को लिखना है। उदाहरण के लिए बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O मिट्टी। अगर इतना लिख दिए तो हमारा 2 नंबर कन्फर्म है। अब कभी क्या पूछ सकता है? अयस्क पूछ देगा, अयस्क क्या है, ये भी 2 नंबर पूछेगा। तो लिख दे ऐसा खनिज जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा हो था, जिससे धातु सुगमता पूर्वक था उचित खर्चे पर प्राप्त किया जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? बॉक्साइट Al2O3H2O। अब हम देखते हैं, अब 2 नंबर और अधात्री पूछ सकता है 2 नंबर के लिए। पूछेगा अधात्री क्या है। इसका क्वेश्चन अंग्रेजी में भी आ सकता है कि गैंग या मैट्रिक्स क्या है, हिंदी में लिख देगा। बिहार बोर्ड वाला कोई ठीक नहीं है, तो सब बात ख्याल रखते हैं हिंदी मीडियम में तब भी। तो इसको बस ध्यान रखना, आधात्री, गैंग और मैट्रिक्स तीनों आ सकता है। तीनों एक ही चीज़ है। अयस्क के साथ पाए जाने वाले अवांछनीय पदार्थ, मतलब अयस्क के साथ पाए जाने वाले गंदगी को अधात्री कहते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी, पत्थर का टुकड़ा आदि। ये हो गया। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। देखो, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि खनिज से ही तो, जिस खनिज से हम धातु सुगमतापूर्वक निकाल सकते हैं उसी को अयस्क कहते हैं। लेकिन हर खनिज से ज़रूरी नहीं है कि हम सुगमतापूर्वक अयस्क निकाल सकें, तो इसलिए सभी अयस्क खनिज होगा लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। फिर हम आगे का देखते हैं। ये एक या दो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि मुक्त अवस्था या नेटिव स्टेट में कौन है, तो सिर्फ सोना चांदी रहेगा, तो आंख मूंद के मुक्त अवस्था या नेटिव स्टेट मारना, और बाकी बात को सबको संयुक्त अवस्था में रहने देना है। इसमें कोई दिक्कत? बस ये सोना चांदी ये मुक्त अवस्था या नेटिव अवस्था में होगा, बाकी बात सब संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। 2 नंबर के लिए पूछ सकता है निस्तापन क्या है, या निस्तापन या जारन में अंतर पूछ सकता है। दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। निस्तापन क्या? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमाप से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यह विधि ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड अयस्कों के लिए उपयोग की जाती है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसका एग्जाम्पल लिख देना है। FeCO3 सिडेराइड को हीट करेंगे तो फेरस ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अब जारन क्या है? निस्तापन में हम अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमाप से कम ताप पर गर्म करते हैं, जबकि जारन में अयस्क को उसके द्रव्यमाप से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में, निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में, जबकि जारन में वायु की उपस्थिति में गर्म करने। बस यहाँ वायु की उपस्थिति में जो है सो ही अंतर है। वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को जारन कहते हैं। यह विधि सल्फाइड अयस्क, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यह विधि सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोग की जाती है। ऑक्साइड के लिए निस्तापन, सल्फाइड अयस्क के लिए जारन। एग्जाम्पल के लिए हमारा हो जाएगा ZnS जिंक वैलेंट प्लस 3/2O2 डेल्टा ZnO प्लस SO2 जिंक ऑक्साइड का निर्माण होगा। उसके बाद हमारा कुछ और इम्पोर्टेंट है, फ्लक्स या द्रावक पूछ सकता है। क्या लिखेंगे फ्लक्स या द्रावक को? फ्लक्स या द्रावक को प्रद्रावण के समय अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील और धात्री को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ अयस्क में मिलाया जाता है उसे द्रावक कहते हैं। क्या है इसका मतलब? प्राद्रावण के समय, मतलब प्राद्रावण के समय अयस्क में गंदगी को बाहर निकालने के लिए और जो गंदगी मिलाते हैं वो हो गया फ्लक्स या द्रावक। दोनों चीज़ याद रखना है। कभी कभार फ्लक्स तो इंग्लिश है वर्ड, लेकिन ये हिंदी मीडियम वाले में भी फ्लक्स लिख देता है।
उसके बाद हमारा धातुमल, अयस्क में उपस्थित अधात्री के साथ द्रावक संयोग करके जो द्रवणशील पदार्थ बनाता है उसे धातुमल स्लैग कहते हैं। उसके बाद धातुमल में उसका उदाहरण यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। धातुमल या स्लैग पूछेगा तो यहाँ तक लिख, अधात्री प्लस द्रावक धातुमल। उसके ऑब्जेक्टिव में कभी कभार दे देगा कि अगर अधात्री अम्लीय है तो कौन द्रावक यूज होगा, क्षारीय। अगर अधात्री क्षारीय है तो द्रावक अम्लीय होगा। ये दोनों लाइन को ध्यान रखना है। अब उसके बाद 5 मार्क्स में ये चीज़ फिक्स है अपना कि आयरन या एल्युमिनियम का डिस्कशन देगा। आप लोग उसको लिख लीजिए और लास्ट टाइम में याद कर लेना है। लास्ट टाइम मतलब होता है ना, बहुत सारा बच्चा जो एग्ज़ाम से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पहले पढ़ते रहता है। सबका अपना अपना अलग हिसाब है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अब 1 नंबर इससे तो फिक्स है। अब हम आपको बताते हैं क्या इसमें फिक्स है। देखिए हेमेट लॉ एस्क हो गया अपना। ये 5 नंबर में क्वेश्चन दे देता है कि प्रमुख अयस्क का नाम लिखे तथा उसके निष्कर्षण की विधि लिखे। तो ये प्रमुख अयस्क हो गया। ऐसे भी इसमें से एक कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है। हेमेटाइट का अपना हो गया Fe3O4, मैग्नेटाइट का Fe3O4, सिडेराइट का FeCO3, आयरन पायराइट्स का FeS2। अब हम कॉपर के लिए देखेंगे। कॉपर के लिए कॉपर पायराइट्स CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O। अब जिंक का जिंक ब्लिंड ZnS, कैलेमाइन के लिए ZnCO3, जिंक का ये दोनों अयस्क। उसका फॉर्मूला सही था। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट का Na3LF6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट का फॉर्मूला या तो बॉक्साइट नाम दे देगा, बोलेगा कौन फार्मूला है, या क्रायोलाइट का उपयोग और फार्मूला पूछ लेता है, जिसका उपयोग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या द्रव्यनांक को एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग द्रव्यनांक कम करने के लिए किया जाता है, जिससे कम ताप पर ही एल्युमिनियम अयस्क से या बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण हो सके। अब उसके बाद टीन का देखते हैं। टीन कैसेराइट SnO2, सिल्वर का एल्जेनाइट Ag2S, सिल्वर ग्लांस। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि द्वारा क्या होता है। अगर सांद्रण दे दिया सल्फाइड अयस्क का, सांद्रण वर्ड दे दिया, तो उसमें सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होगा, फेन उत्प्लवन विधि। इसमें S लग गया और ऊपर याद कर लीजिए, आप लोगों को पता है एल्जेनाइट Ag2S, एसएच सल्फाइड अयस्क का, इसका सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि से होगा। बाकी बात का जारण मान लीजिए। अब नहीं, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन जारण विधि से होगा। अगर सांद्रण दे दिया है तो हमको सांद्रण वाला याद रखना है, फेन उत्प्लवन विधि। इसी तरह लौह अयस्क या ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाएगा लौह अयस्क में, या बाकी बात ऑक्साइड में। लेकिन लौह अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन निस्तापन विधि द्वारा क्या होता है। इसके बाद हमको उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव में क्या 5 नंबर के लिए सब्जेक्टिव में क्या देखना है, एल्युमिनियम का और आयरन का, दोनों को अच्छे से कर लीजिए। हमको लगता है अगर ये दोनों चैप्टर भी कर लिए ना तो आपका आराम से 10 से 15 नंबर खत्म है। 10 नंबर में 10 मिनट में 10 मिनट में अगर 15 नंबर का, अब 12 भी बन रहा है तो बहुत कम टाइम है आप लोगों के लिए। कम टाइम में अच्छा खासा बन रहा है। बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम बहुत जल्दी इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हाय बच्चा लोग, गुड इवनिंग। आशा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से जा रहा है 12th का। तो आज हम देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर का साथ साथ 5 नंबर का भी देखेंगे। और पूछ देगा बहुलक किसे कहते हैं 2 नंबर के लिए, तो हम लिखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे सरल अणुओं के एक नियमित तरीके से परस्पर संयुक्त होने से जो बृहत अणु बनता है उसे बहुलक कहते हैं। अगर बहुलीकरण पूछ दिया तो उसके साथ लिखेंगे तथा बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बहुलक को बृहद अणु भी कहते हैं। अगर कभी पूछ दिया बृहद अणु तो बृहद अणु भी बहुलक हो गया। उदाहरण में लिख देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन एकलक हो गया, उससे बहुलीकरण प्रोसेस हुआ, उसका पॉलीथीन बन गया।
अब हम एकलक के बारे में पढ़ें। एकलक क्या है? एकलक छोटे छोटे अणु जिनसे बहुलक का निर्माण होता है उसे एकलक मोनोमर कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन बहुलक का एकलक एथीन है। अब संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण देख लेंगे। इसमें बहुत कम चांस है, और पूछेगा भी तो 2 नंबर के लिए रैखिक श्रृंखलायुक्त, शाखित श्रृंखलायुक्त या तिर्यक बंधित में से कोई एक देखेगा, पूछ सकता है। तो रैखिक श्रृंखलायुक्त जो सीधा और लंबा चेन बनाए, वैसा बहुलक जिसमें एकलक या मोनोमर आपस में जुड़कर लंबी तथा सीधी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण करते हैं। सीधी और लंबी श्रृंखला बना रहे हैं, वो रैखिक श्रृंखलायुक्त बहुलक की संरचना। फिगर बना देंगे, डिफिनीशन लिख देंगे, काम हो गया अपना 2 नंबर के लिए। शाखित श्रृंखला में जिस बहुलक में आपस में लंबा चेन तो बना रहा है मोनोमर, लेकिन उसके साथ में चेन भी लगा हुआ, उसके लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है, आ जाएगा समझ में, या आप लोग पढ़े भी होंगे, बस रिवाइज करना है। तिर्यक बंधित बहुलक ऐसा बहुलक जिसमें एकलक आपस में जुड़कर 3D संरचना वाले बहुलक का निर्माण करते हैं, उसे तिर्यक बंधित बहुलक कहते हैं। तिर्यक बंधित बहुलक की संरचना हो जाएगा बेकेलाइट। आप इस बार को आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम आपको क्या दिखाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुलक से संबंधित 1 या 2 मार्क्स के प्रश्न मोनोमर दे देगा, पूछेगा बहुलक क्या बनेगा, या बहुलक दे देगा, बोलेगा इसका मोनोमर क्या है। तो इसी में देखेंगे, तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि एथीन का क्या होगा। एथीन मोनोमर से बहुलक कौन बनेगा, तो पॉलीथीन, या दे देगा पॉलीथीन बहुलक से कौन किस मोनोमर से बना है, इसका हो जाएगा एथीन। इसमें कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, सॉरी, उसका दे देगा इथीन टेट्राफ्लोरो इथिलीन मोनोमर से कौन बहुलक का निर्माण होगा, टेफ्लॉन। या टेफ्लॉन किस मोनोमर से बना हुआ है, तो टेट्राफ्लोरो एथीन टेट्राफ्लोरो एथिलीन, दोनों एक ही नाम, दोनों एक ही चीज़ का है। अब आगे देखते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर से ऑर्लोन या पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण होगा। आइसोप्रीन से प्राकृतिक रबर का निर्माण होगा। ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर, बहुलक का मोनोमर आइसोप्रीन है। अब इसी तरह हम ये सब आपको कुछ और देखिए, बुन्ना एन किससे बनता है, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर से। अब इसके बाद 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस टायरीन मोनोमर से बुन्ना एस का निर्माण होगा। इसका उपयोग टायर के निर्माण में किया जाता है, और बुन्ना एन का तैलीय मोहर के निर्माण में। 2 नंबर में पूछ सकता है, ये 1 या 2 नंबर का है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फिर नायलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलेक्टम है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। टेरिलीन या डेक्रोन का टरफैथालिक अम्ल है। टेरिलीन या डेक्रोन का मोनोमर टरफैथालिक अम्ल है। उसके बाद ग्लिप्टॉल का हो जाएगा पैथालिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। ये इम्पोर्टेंट है, बेकेलाइट वाला इम्पोर्टेंट है। बेकेलाइट का मोनोमर फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड है। देखिए, फिर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उष्मीय प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक। इसमें अंतर पूछेगा किसके किसके बीच है, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग के बीच। तो बस हूबहू यही 2 चीज़ लिख देना, नीचे लिखा हुआ आपको दिखाएंगे। देखिए क्या, उष्मीय प्लास्टिक पूछेगा या थर्मोप्लास्टिक, अंग्रेजी में सीधे लिख देगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, 2 नंबर के लिए। और ऐसा बहुलक जो गर्म किए जाने पर मुलायम, ठंडा किए जाने पर दृढ़ बन जाते हैं, उससे उष्मीय प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक का। तो उदाहरण जरूर लिखना, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीथीन। उसके बाद उष्मा दृढ़ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसा बहुलक जो गर्म करने पर दृढ़ कठोर आते हैं और ज़्यादा गर्म करने पर जल जाता है, उससे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट या टेरिलीन। तो आप क्या करें, उष्मीय प्लास्टिक और उष्मादृढ़ प्लास्टिक में अंतर पूछ सकता है, या इसमें से किसी एक का डिफिनीशन पूछ सकता है, या 2 नंबर का देगा, बोलेगा दोनों को लिखने के लिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा।